और भारत के प्रधान गाना जा रहा है बंद करो ना मारा पप्पू मन कर रही भगले बहुत तू देखे। अरे भाई चेहरा बहुत आदमी देख ललको बाप। पप्पू कैमरा ऑफ कर ले रे और मैक भी ना भाई म्यूट कर ठीक ले। लगे ना भाई मीट नहीं का ठीक लगे। गुड आफ्टरनून मैम। मनी कहाँ है? गुड पप्पू तुम्हारी शक्ल इतनी भी अच्छी नहीं है, कैमरा ऑफ हाँ कर लो। बोल दे पप्पू को बोल पप्पू थोड़ा बंद कर दे तू अपना कैमरा बंद कर ले और वो जो है तो सब सब अपने अपने कैमरा बंद कर मैक भी बंद कर ले। बुरबा को भी नहीं गले पप्पू। पप्पू तब जी से ही आप तेरे को इतने नहीं भी देखा जा स्मार्ट रहा। नहीं है जो आप अपने फेस दिखा रहे हैं। प्लीज माइक और कैमरा ऑफ कीजिए। हो गया अब तुम अपना भी कैमरा मैक ऑफ कर लो बीच में बोलना मत। कोई तो क्यों नहीं बोलेगी? जो गलत करेगा, जो गलत करेगा तो बोलेगी ना। अभी जब सर पढ़ाएंगे तब ना बोलेगी कि बीच में आके हाँ, तो कहाँ से आप बोल देती। माइक ऑफ कर लो, फालतू का बकवास ना करो यार। मैं तो कब का नहीं ऑफ कर लिया।
बिहार के प्रधान। आफ्टरनून सर। शिवम तुम आया क्या? गुड आफ्टरनून सर। Good noon. गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। Good afternoon, sir. Afternoon, sir. गुड आफ्टरनून सर। Everyone, everyone. गुड आफ्टरनून Thank you. सर। Afternoon. गुड आफ्टरनून सर। Good noon. कैसे हैं सर? नाम सर। I am fine. What about you? आई एम ऑल्सो फाइन सर। Also Okay. fine. Thank you. बिहार के प्रधानमंत्री के तुम पप्पू जी कीप साइलेंट, ज्यादा मत बोलिए। ये पप्पू यादव पागल हो गया। Hey. Raja Kumar, please do not present. आप लोग प्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। सर कंटिन्यू रखा जाए। राम नारायण यो। सर कल वाला पीडीएफ नहीं मिला, आप बोले थे कि यूट्यूब पे हम दे देंगे, लेकिन वहाँ पे हाँ, मिला हम नहीं। बात कर लेते हैं, सर लोगों से बात कर लेते हैं क्या पॉलिसी है। ठीक है सर, आप बात कर लो, कल मिला नहीं था। वेबसाइट पर सब अपलोड हो जाएगा, ठीक है? सब पीडीएफ वेबसाइट पर अपलोड हो जाएगा। जो पॉलिसी बनेगी ना पूरे क्लास की वो उसमें कर लेंगे। वैसे उस वीडियो को तो फिर घर पे आप यूट्यूब पर पढ़ सकते हो बार बार।
नहीं सर, पीडीएफ मिल जाता ना तो रिवीजन में थोड़ा इजी होता है, अच्छा वीडियो तो देख ही सकते हैं। अच्छा, कोई बात नहीं, देखते हैं। पीडीएफ कैसे मिलेगा सर, वो थोड़ा बता देते तो बेहतर होता। Fine. सर कल आपने जो फ्यूजन पढ़ाया था हम्म। तो उसमें आपने बोला था कि वो जो टूटता है तो 3 मल्टीपल टाइम में टूटता है, ठीक है। तो और वो 3 हर बार, मल्टीपल टाइम, हाँ एवरेज 3, यस। हाँ तो सर और हर बार वो 200 मेगावाट एनर्जी देता है। तो मेगा, सर हाँ वो जो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जी जी, तो फिर सर वो इतना बार टूटता है तो उसमें कुछ एनर्जी यूज नहीं होता है क्या? हाँ तो वही एनर्जी निकलता है ना बाहर, उसी एनर्जी को ना हम कंट्रोल कर लेते हैं तो बिजली बनाते हैं, अनकंट्रोल करते हैं एटम बम बनाते हैं, वही एनर्जी है। अच्छा, तो मतलब सर पहला जो होगा एटम और लास्ट का जो एटम होगा, मतलब टूट टूट के जो लास्ट का बनेगा और पहला बनेगा, दोनों में मतलब 200 मेगावाट ही होगा। हाँ एवरेज ही तो एक एक कर निकाल। करेंगे साइंस में तो थ्योरी है कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन भाया इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज होता रहता है। जी सर। ठीक है, जी सर। इसलिए इंटायरली ऐसा ही नहीं है, लेकिन मोटे तौर पर हम लोग पढ़ाते हैं कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन चारों ओर घूमता है ऑर्बिट में। यस सर। उसको अभी जो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आया है यस। उसके आधार पर एक्सप्लेन किया जाता है कि इलेक्ट्रॉन का जो वेलोसिटी है उसके हिसाब से उसके न्यूक्लियस के स्मॉल साइज में होने की प्रोबेबिलिटी सर नहीं है। जो आर्टिफिशियल सन बनाया है नेक्स्ट ईस्ट सर, उसमें भी सर फ्यूजन पे ना। फ्यूजन, हाँ न्यूक्लियर फ्यूजन, जैसे मैंने कहा था ना, स्टेलर एनर्जी, एनर्जी ऑफ सन एंड स्टार्स इज ड्यू टू न्यूक्लियर फ्यूजन। तो उसी को जैसे फ्यूजन में कहा कि अनकंट्रोल्ड है तो एटम बम है और कंट्रोल करते हैं तो बिजली बनाते हैं, उसी तरह से अनकंट्रोल्ड है तो हाइड्रोजन बम बनाते हैं, कंट्रोल करके हम सूर्य बना सकते हैं। तो अभी क्या प्रॉब्लम है कि फ्यूजन होता है फिशन के बाद, कहीं अगर फ्यूजन कराना है तो वहां पर हाई टेम्परेचर के लिए पहले फिशन कराना पड़ता है। सो कैन नॉट यूज इट फॉर पीसफुल पर्पसेस। तो लोग प्रयास कर रहे हैं कि कोल्ड फ्यूजन हो जाए, मतलब फ्यूजन एट लो टेम्परेचर। तो जब फ्यूजन एट लो टेम्परेचर पर हो जाएगा तो
दैट इज आर्टिफिशियल सन। जिस पे अभी चाइना काम कर रहा है। वो जो कर रहा अपने इंडिया में हो रहा, गुजरात में हो रहा है, बहुत हर देश कर रहा है। तो समय तो हो गया सर। एग्जाम के पैटर्न में कुछ चेंजेस होने वाले हैं क्या? अभी कैसे कहा जाए, तो खुलने के बाद कुछ बात होगी। सर हेलो सर। हाँ हाँ सर मेरा जैम क्वालिफाई है सर। IIS कोलकाता इंस्टीट्यूट है ना सर, IIT कोलकाता सर। उसमें सर इंटरव्यू के लिए सर कम से कम 2 टीचर का सर अथी लेता है, डिटेल लेता है सर फॉर्म भरते समय सर। किस कॉलेज में स्टूडेंट है? कम से कम सर 2 प्रोफेसर का सर। किस कॉलेज का स्टूडेंट हो? MLSM। मिल जाएगा, कॉलेज खोलने दो सर, लेकिन टाइम 14 तक है। एग्जाम कब हाँ, तक तो है? 8 को कॉलेज खुल रहा है ना, 8 के बाद मिल जाएगा। ये सर ठीक। गणेश जी है क्या? एग्जाम कब तक होगा सर? गणेश जी है, जी क्या सर। शुरू किया जाए? हाँ सर, सर नहीं जुड़ पा रहे हैं, शुरू किया जाए सर। सर क्लास शुरू कीजिए। हाँ टाइम तो हो गया। जी सर स्टार्ट कर दीजिए, गणेश बोल रहे हैं सर। गुड आफ्टरनून सारे बच्चों को, गणेश जी को भी, सर लोगों को भी गुड आफ्टरनून सर। लोगों ने कल बात किया था साइंस रिसर्च इन इंडिया गुड आफ्टरनून और एटॉमिक एनर्जी पर। आफ्टरनून सर। आई होप कि आप लोगों ने उसको पढ़ लिया होगा। बहुत गुड आफ्टरनून हो गया। कृपया माइक बंद करें। और अगर कोई प्रॉब्लम आपको होगा तो आप मेरे से पर्सनली भी कांटेक्ट कर सकते हैं। कॉलेज खुल जाएगा तो कॉलेज में, या हमारे व्हाट्सएप पर, या हमारे मोबाइल नंबर पे अपना प्रॉब्लम बता सकते हैं। या कभी होगा तो व्हाट्सएप ग्रुप पे या फेसबुक पर मैं ऑनलाइन आ जाऊंगा, जिसको प्रॉब्लम होगा वो पूछ लेगा। मैं अनाउंस कर दूंगा, मैं गणेश जी को बता दूंगा, वो नोटिफाई कर देंगे आप लोगों को। सर व्हाट्सएप ग्रुप कैसे ज्वाइन करेंगे? मैं कर लूंगा, वो आपका सारा डिटेल रजिस्ट्रेशन जिनका हुआ है गणेश बाबू के पास है, तो मैं उनको बता दूंगा। सर वो आपका आपको इन्फॉर्म कर प्रेजेंटेशन वाला अभी देंगे। तक जुड़ा नहीं है ग्रुप में। और किसी दिन हम लोग अलग से फेसबुक लाइव करके आपके क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है सर कोई टेलीग्राम ग्रुप है क्या? आज जो हम लोग पढ़ेंगे, आज 3 टॉपिक पर बात करनी है हम लोगों को। एक टॉपिक है स्पेस रिसर्च, दूसरा टॉपिक है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन इंडिया, और तीसरा टॉपिक है CSIR। तो हम एक एक कर शुरू करते हैं। फिर वही बात है जो मैंने कल बताया था कि हमारा 2 उद्देश्य है। एक तो अभी जो आपके एग्जाम में कुछ क्वेश्चन आएंगे ऑब्जेक्टिव में, बहुत लॉन्ग टाइप क्वेश्चन तो रहेगा नहीं, डिटेल आपको चाहिए नहीं, आपको मेन पॉइंट्स चाहिए। और वही सेम पॉलिसी है, आज मैंने कर दिया है। जो मुझे लगा कि आपके लिए क्वेश्चन हो सकता है उसको रेड कर दिया है, और बाकी इंफॉर्मेशन ब्लैक या ब्लू या ग्रीन में है। ठीक है, तो आप जो रेड होगा उसको अच्छा से देखिए, नोट कर लीजिए, तैयार कर लीजिए। ठीक है, PDF की बात होगी तो एक पॉलिसी बनेगा जो हम लोग विचार कर लेंगे आपस में, तो उस ढंग से आपको यूनिवर्सिटी वेबसाइट पर या कहीं भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, PDF आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी क्लास शुरू करें। वेरी गुड। यस सर। जी सर शुरू कीजिए। यस सर शुरू कीजिए। ये प्रणाम सर। अब आप पीछे बोलिए नहीं, आप लोग कोई आदमी चुपचाप ध्यान से सुनिए, और जिन लोगों को इंटरेस्ट नहीं हो प्लीज लेफ्ट कर जाइए, और कोई आदमी
प्रेजेंट नहीं करिएगा बीच में, उससे डिस्टरबेंस होती है। ठीक है, तो हम लोग अभी यूनिट 5 के स्पेस रिसर्च टॉपिक पर कुछ बात करेंगे। पहले तो हम जानना चाहेंगे स्पेस क्या है। तो हमारे चारों ओर बाउंडलेस, बाउंड्री नहीं है, जो 3 डायमेंशनल स्पेस है, 3 डायमेंशन में जो स्पेस दिख रहा है आपको, जिसमें सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, सारे इवेंट्स हो रहे, जो कुछ हो रहा है, आंधी आती है, वर्षा होती है, हवा चलती है, जो भी हो रहा है वो सब यह स्पेस है, सब स्पेस में ही हो रहा है। पहले फिजिक्स के लोग मानते थे, क्लासिकल फिजिक्स में स्पेस के 3 डायमेंशन हैं, लंबाई चौड़ाई मोटाई XYZ होगा। लेकिन अब टाइम को भी एक डायमेंशन माना गया, और फिजिक्स के लोग कहते हैं, जो मॉडर्न फिजिक्स वाले हैं, कि 4 डायमेंशन है स्पेस के, लंबाई है, चौड़ाई है, मोटाई है, और उसके बाद टाइम भी है। ठीक है, ये जो स्पेस है हम लोगों को लगता है कि एम्प्टी है, लेकिन ये एम्प्टी नहीं है। इसमें प्लाज्मा, 4th स्टेट ऑफ आवाज मैटर, कट रहा है सर आपका। ये हो सकता है कि नेट का प्रॉब्लम होगा यहाँ तो। नहीं सर, सही है सर। सर आवाज क्लियर है सर, आवाज नेट के कारण से कहीं प्रॉब्लम हो रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, आवाज क्लियर है। हाइड्रोजन और हीलियम से बना हुआ प्लाज्मा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, मैग्नेटिक तेरा फील्ड, नेट प्रॉब्लम है। न्यूट्रिनोज, आपका नेट प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है। लोकल कहीं कहीं इंटरनेट कमजोर होने से फिगर नहीं आता है या आवाज कटती है। सर का आवाज क्लियर आ रहा है, आपका नेट हमारे यहाँ प्रॉब्लम कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, आप लोग चुप हो जाइए। न्यूट्रिनोज है, डस्ट पार्टिकल है, कॉस्मिक रेज है। ये पूरा स्पेस भरा हुआ है प्लाज्मा से, कॉस्मिक रेज से, डस्ट पार्टिकल से, न्यूट्रिनो से, मैग्नेटिक फील्ड है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जो एनर्जी का फॉर्म है आप जानते हैं, उससे भरा हुआ है। ये देखिए स्पेस का फिगर आपको दिख रहा है, ऐसा ही स्पेस है। ये पूरा खाली बाउंडलेस है, इसमें बहुत सारे क्लस्टर्स हैं, क्लस्टर के भीतर गैलेक्सी है। जैसे हम लोग जिस गैलेक्सी में, उसका नाम है मिल्की वे, आकाश गंगा समझते होंगे आप। और उस गैलेक्सी में बहुत सारे सिस्टम है, जैसे एक सोलर सिस्टम है जिसके हम लोग पार्ट है। सच ये है, हमारी पृथ्वी इस यूनिवर्स के सामने कण के बराबर भी नहीं है, एक कण के बराबर नहीं है। इतना बड़ा हमारा यूनिवर्स है, बाउंडलेस है, कोई इसका बाउंड्री नहीं है, कहाँ तक जाएगा। और आपको शायद पता भी होगा, बिग बैंग थ्योरी कहता है कि दिस स्पेस इज एक्सपेंडिंग, ये धीरे धीरे और बड़ा हो रहा है। तो खैर हम डिटेल में नहीं जाएंगे। आइए, एक गैलेक्सी आप जानते हैं क्या है, सिस्टम ऑफ मिलियंस और बिलियंस ऑफ स्टार्स, करोड़ों अरबों जो स्टार्स हैं, गैस हैं, डस्ट हैं, जो एक साथ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन से जुड़े हुए हैं, उसको हम गैलेक्सी कहते हैं। उसी का एक गैलेक्सी है मिल्की वे, जिसमें हमारा सोलर सिस्टम है। हबल टेलीस्कोप ये आपके सामने फिगर दिख रहा है, इसके द्वारा देखा गया, तो लगा कम 100 अरब गैलेक्सी है। जिस गैलेक्सी में हम लोग हैं मिल्की वे में, इस तरह से 100 है। और इसकी संभावना है कि अगर और टेलीस्कोप हमारा ज्यादा सोफिस्टिकेटेड हो जाए तो संख्या बढ़ सकती है। और उम्मीद किया है साइंटिस्ट ने, ये 200 अरब तक हो सकता है। ध्यान दीजिए, इस स्पेस में 100 तो पक्का कंफर्म है, बहुत है जो हम अभी दिखा नहीं है। 200 तक इसमें गैलेक्सीज होंगे, और हर गैलेक्सी में फिर अरबों अरबों स्टार्स हैं, सिस्टम्स हैं। लेकिन अभी तक हम लोग जितना देख पाए हैं, उसमें सिर्फ पृथ्वी पर मानव जीवन है। ठीक है, ये फिगर आपका हबल टेलीस्कोप का है। जब स्पेस की बात हम लोग करते हैं तो 3 नियम ध्यान में होगा। जो फिजिक्स के छात्र हैं, केपलर्स का लॉ, न्यूटन का लॉ ग्रेविटेशन का, ठीक है, ये 2 लॉ, और एक तीसरा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इस 3 बातों पर डिपेंड करता है हमारा स्पेस का रिसर्च। ये है सोलर सिस्टम।
मिल्की वे गैलेक्सी में एक सोलर सिस्टम है, देख रहे हैं, वो जो बड़ा वाला है सूरज का गोला जो आपको दिखता है दिन भर, और इसके ये प्लैनेट्स है डिफरेंट साइज के, डिफरेंट डिस्टेंस पर, और ये चक्कर काट रहे हैं। इसी में हम लोग हैं पृथ्वी पर, ठीक है। तो ये आइडिया दिया मैंने आपको स्पेस का। अब आते हैं स्पेस रिसर्च। स्पेस रिसर्च क्या है? स्पेस रिसर्च है कि हमारे पृथ्वी से ऊपर बाहर जो डिफरेंट प्लैनेट्स हैं आउटर स्पेस में, जो यूनिवर्स दिख रहा है, यूनिवर्स बहुत ऐसा जगह है यूनिवर्स में जहां अभी हम लोग नहीं पहुंच पाए, स्पेस रिसर्च के बाद भी जो दिख सका है अभी तक, वहां जो हम लोग साइंटिफिक स्टडी करते हैं उसी को स्पेस रिसर्च कहते हैं। और बहुत वाइड फील्ड है ये। इस फील्ड में अर्थ साइंस है, मटेरियल साइंस है, बायोलॉजी है, मेडिसिन है, फिजिक्स है, और बहुत सारे दूसरे ब्रांचेस ऑफ साइंस के, ये सब स्पेस रिसर्च के अम्ब्रेला के भीतर है। जो आप जब उसको पढ़ेंगे डिटेल में तो आपको पता चलेगा। सबसे पहला जो वेंचर हुआ स्पेस में वो 4 अक्टूबर 1957 को, जब स्पुतनिक नाम का रॉकेट आर्टिफिशियल सैटेलाइट पृथ्वी के ऑर्बिट में भेजा गया। सोवियत यूनियन, जिसको रूस कहते हैं आप, रूस ने पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट भेजा। उससे पहले बैलून की मदद से लोग बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करते थे, लेकिन पहला सैटेलाइट जो गया ऑर्बिट में, लेकिन वो ऑर्बिट क्रॉस नहीं कर सका, किसी ग्रह पर नहीं गया, वो था स्पुतनिक। आप याद कीजिए, रेड है इसका मतलब, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए ऑब्जेक्टिव में। आप जानते हैं, नाम सुना होगा आपने यूरी गागरिन का। 1961 में ये पहला आदमी दुनिया का जो अर्थ के ऑर्बिट तक जा सका, अर्थ के ऑर्बिट तक जाकर वापस आ गया। लेकिन जुलाई 1969 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग चंद्रमा पर उतरने सक्षम हुआ। एक क्रम से हुआ है। पहले हम लोग यहाँ से बैलून भेजते थे, वहां से कुछ मिल जाता कैमरा, और चंद्रमा का सरफेस है जहाँ रॉकेट है, सब चीजें निकले हैं। ये अपना झंडा लगा है अपने देश का। ये है मिस्टर नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जो पहला दुनिया का आदमी हुआ चंद्रमा के सरफेस पर जाने वाला। ओके, अब आते हैं हम इंडिया की बात करते हैं। वो दोनों जो पहला था, इसलिए बता दिया हमने, क्वेश्चन आ सकता है उस पर। इंडिया में जो स्पेस रिसर्च स्टार्ट हुआ, कल मैंने चर्चा की थी, जिसने इसको आगे बढ़ाया उस आदमी का नाम था डॉक्टर विक्रम साराभाई। इसलिए इनको हम लोग कहते हैं फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम। फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम किसे कहते हैं? डॉक्टर विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई ने सोचा कि जब स्पेस टेक्नोलॉजी डेवलप करेगा तो उससे हमारा देश पीछे नहीं रह जाए, इसलिए भारत में भी स्पेस प्रोग्राम होना चाहिए, लेकिन फॉर द बेनिफिट ऑफ द पीपल। दूसरे जगहों पर जो हो रहा था वहां दूसरा कंपटीशन था, अपनों को सुपर दिखाने के लिए रूस किया तो अमेरिका करेगा, तो चाइना करेगा, ऐसे कर रहे हैं। लेकिन साराभाई का बिल्कुल क्लियर कंसेप्ट था, हमें उस रेस को नहीं पढ़ना है, हमको अपना बड़प्पा नहीं दिखाना है, हमको स्पेस को एक्सप्लोर करना है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ आवर कंट्री इंडिया। जब 1960 में
टोक्यो ओलंपिक गेम्स को ट्रांसमिट किया गया स्पेस साइंस के थ्रू, तो उनका दिमाग इस ओर गया और वो उसके बाद लग गए कि हम कैसे इंडिया में डेवलप करेंगे। और उस समय नेहरू जी भारत के प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने इनको खुला छूट दिया कि आप आगे बढ़िए। ये पहला 1962 में इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च, इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च की स्थापना हुई और इसके सर्वेसर्वा बनाए डॉक्टर विक्रम साराभाई, उनके साथ थे डॉक्टर रामनाथ। ठीक है, इस संस्था ने थुम्बा में, जो तिरुवनंतपुरम में है, पहला थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन बनाया। थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन, TERLS। आप ये देख रहे होंगे, सामने एक फिगर दिख रहा है, ये गिरजाघर है, चर्च है। चूंकि वहां इन लोगों के पास साधन नहीं थे, तो इस चर्च का जो पादरी थे, फादर कहते हैं जिसको, उन्होंने डोनेट कर दिया। इसी चर्च में पहला स्पेस रिसर्च सेंटर बनाया गया और इसी का जो अगल बगल घर सब था वो दे दिया गया, जहां पर लैब बनाने के लिए, कहीं पर आदमी के रहने के लिए। बहुत बड़ा योगदान है इस चर्च का, जिसने इंडियन स्पेस प्रोग्राम में बहुत बड़ी मदद की। ये लिस्ट आपके सामने है, अब इसकी जरूरत नहीं बताने की। हमारे देश में कितने स्पेस रिसर्च स्टेशन हैं, उसका ये लिस्ट हमने आपकी जानकारी के लिए यहाँ दिखा दिया आपको। ये भारत का नक्शा है, ये जितना डॉट दिख रहा है ना, वही सब वो जगह है जहां पर स्पेस रिसर्च के इंस्टीट्यूट्स बने हुए हैं। तो ये दिखा रहा है आपको कि स्पेस रिसर्च में हम दुनिया में कितने आगे हैं। ठीक है, अचीवमेंट क्या हुआ इंडिया? तो सबसे पहला अचीवमेंट हुआ कृषि दर्शन का। विक्रम साराभाई ने सोचा कि हम जब तक अपना सैटेलाइट बनाएंगे, अपना शुरू करेंगे, तब तक देश पीछे हो जाएगा। इन्होंने दूसरे देशों के सैटेलाइट वालों से कोलैबोरेशन करके अपना प्रोग्राम स्टार्ट किया। पहला हुआ कृषि दर्शन, जिसके द्वारा रिमोट गांव के किसानों को बताया जाता था खेती कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, और इससे हमारे देश को बहुत फायदा हुआ। उसके बाद सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट, रेड है मतलब आपके लिए इंपॉर्टेंट है एविएशन में, साइट का फुल फॉर्म। ये 75-76 की बात है, जहां पर ये सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टीवी एक्सपेरिमेंट हुआ और एक डाटा बताता है कि लगभग 2400 गांव के, भारत के 6 स्टेट्स के 2400 गांव के लगभग 2000 लोगों को जानकारी दी गई उस सैटेलाइट के माध्यम से। जितने भी सोशल प्रॉब्लम्स हैं और सब बातें थी, वो जानकारी लोगों को दी गई, साक्षरता कराया गया। उसके बाद 1977 में आया स्टेप, सैटेलाइट टेलीकम्युनिकेशन एक्सपेरिमेंट प्रोजेक्ट। सैटेलाइट टेलीकम्युनिकेशन एक्सपेरिमेंट प्रोजेक्ट यह इसरो का प्रोडक्ट था। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीग्राम, जो पोस्ट ऑफिस होता है ना, उसके साथ मिलकर कैसे हम आगे बढ़ा सकते हैं कम्युनिकेशन सिस्टम को, इसके लिए ये सैटेलाइट टेलीकम्युनिकेशन एक्सपेरिमेंट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया। फिर खेरा कम्युनिकेशंस प्रोजेक्ट, लोकल लोगों को फील्ड लेबोरेटरी में जो कुछ प्रॉब्लम था लोकल लोगों को, उसके लोकल स्पेसिफिक प्रोग्राम बताने के लिए ये खेरा कम्युनिकेशन प्रोजेक्ट KCP को डेवलप किया गया। एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट कम्युनिकेशन अर्थ स्टेशन ESCES अहमदाबाद में स्टार्ट हुआ 1967 में, और पहला स्पेस एयरक्राफ्ट आर्यभट्ट नाम का 19 अप्रैल 1975 को लॉन्च हुआ। सोवियत लॉन्चर से, अपने पास तब तक लॉन्चिंग स्टेशन नहीं था, हमारे पास लॉन्चिंग इंस्ट्रूमेंट नहीं था। हमने स्पेसक्राफ्ट बनाया और आर्यभट्ट नाम दिया उसका। आर्यभट्ट अपने आप बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे, एस्ट्रोनॉमर थे, बहुत ज्ञान था उनके पास एस्ट्रोनॉमी का। उनके सम्मान में आर्यभट्ट नाम का हम बनाए स्पेसक्राफ्ट,
और उसको सोवियत लॉन्चर से लॉन्च कराया। फिर हमने अपने देश में बनाया SLV, लेकिन पहला SLV 1979 में अनसक्सेसफुल हो गया, नहीं जा सका, लेकिन 80 में वह सक्सेसफुल हुआ, चला गया। उसके बाद हम बनाए 79 में भास्कर, फिर 81 में भास्कर 2, उसके बाद एप्पल एरियन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट, जिसने अभी जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट से आप देख रहे हैं, जिस सैटेलाइट के माध्यम से हमें इंफॉर्मेशन मिल रहा है, उसका पहला हमारा बना था एप्पल, जिसका नाम था एरियन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट। तो जो रेड है वो एब्रिविएशन के लिए इंपॉर्टेंट है, आपके थर्ड पार्ट के एग्जाम के लिए भी और आगे कंपटीशन के लिए भी। इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट 88 में छोड़ा गया, और उसके बाद इस बीच में हमारा डेवलप हो गया ASLV, PSLV और GSLV। ठीक है, ASLV हुआ ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, PSLV है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, और GSLV है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अब ये सब व्हीकल्स हैं जहां से हम किसी रॉकेट को लॉन्च खुद से अपने भारत में कर रहे हैं, बल्कि हम दूसरे देशों को मदद भी कर रहे हैं। और इनसैट के माध्यम से, इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम इनसैट के माध्यम से बहुत सारे रिसर्च हमारे इंडिया में अभी हो रहा है और उसका लाभ हमको मिल रहा है। ठीक है, इसरो ने जो डेवलप किया एप्लीकेशन बेस्ड सैटेलाइट, उससे कहाँ कहाँ फायदा हुआ उसका लिस्ट आपके पास है। ये ब्रॉडकास्ट में, कम्युनिकेशन में, वेदर फोरकास्ट में देखते होंगे आप कि आज तूफान आया तो 3 दिन पहले से टीवी पर, रेडियो पर कह रहा था। ये वेदर वर्षा होती है तो पहले कहता है कि कल वर्षा होने वाली है। डिजास्टर मैनेजमेंट टूल्स, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम GIS का नाम सुने हैं आप, कार्टोग्राफी, नेविगेशन, टेलीमेडिसिन, डेडिकेटेड डिस्टेंस एजुकेशन सैटेलाइट्स। अब हम जो जैसे अभी हम लोग ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, यह भी एक टाइप ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन ही है, लेकिन इसको बड़े तौर पर हमारे भारत में किया जा रहा है। ये देखिए टेलीमेडिसिन का, ये 2 स्लाइड आपके सामने है। अभी डॉक्टर्स विदेशों के डॉक्टर से कम अपना बनाए हुए कोलैबोरेशन किए हुए हैं, आता है तो वो वहां से अपना कंडक्ट करते हैं, हो जाता है। तो दुनिया के मोड को बदल दिया, इसे कहते हैं हम लोग टेलीमेडिसिन। अभी कोविड के समय में भी GIS सैटेलाइट से ऊपर से कैसे दिखता है कि दुनिया, पृथ्वी कहाँ क्या है, कहाँ पानी है, पानी समुद्र के भीतर में कहाँ पर कोई मिनरल्स है, ये सब जानकारी GIS से मिल जाती है। उस अनुसार से हर देश अपना प्रोग्राम बनाता है कि जो समुद्र में कुछ अगर है मटेरियल्स, मिनरल्स, तेल कहाँ पर है, ये सब पहले खोद के निकाल माध्यम से हमको सब कुछ पता चल जाता है। ठीक है, ये तो सैटेलाइट्स बनाए, रॉकेट्स बनाए, और उस सैटेलाइट्स के माध्यम से, इनसैट के माध्यम से बहुत सारा डेवलपमेंट का प्रोग्राम हो रहा है। साइंस के एजुकेशन और साइंस के रिसर्च में भी इसरो का बहुत बड़ा योगदान है। डाटा उपलब्ध कराता है। साइंटिफिक रिसर्च आप करना चाहते हैं, आप कुछ डाटा चाहिए तो आप इसरो को बताइएगा, उसके वह किसी सैटेलाइट के माध्यम से डाटा जमा करके आपको देगा। तो साइंस एजुकेशन के क्षेत्र में, साइंस रिसर्च के क्षेत्र में भी स्पेस रिसर्च का बहुत बड़ा योगदान है। रिमोट सेंसिंग, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोफिजिक्स, एटमॉस्फेरिक साइंस, स्पेस साइंस, इस सब में स्पेस रिसर्च का योगदान है ना। ये देखिए एडुसेट, एजुकेशनल सैटेलाइट, जैसे मैंने दिखाया आपको टेलीमेडिसिन, वैसे टेली एजुकेशन है। कहीं पर टीचर, मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ और आप बाहर कहीं घर में बैठ के तो बेगूसराय से, समस्तीपुर से, मधुबनी से पढ़ रहे होंगे यूट्यूब पर, वैसे ही टीवी पर आता है प्रोग्राम सब, स्वयं पोर्टल, स्वयं प्रभाव, बहुत सा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया है। तो एडुसेट के माध्यम से बहुत सारा रिसोर्स मटेरियल, एजुकेशनल मटेरियल
हम गांव गांव तक लोगों को टीवी के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से पहुंचाया जा रहा है। यह बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे इंडियन स्पेस प्रोग्राम का। ठीक है, कहीं पर ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, देखिए यहाँ पर टीवी पर पढ़ाई हो रही है, बच्चे पढ़ रहे हैं, यहाँ टीचर हैं जिनको पढ़ा रहे हैं, और कहीं इनको जरूरत होती है तो बाहर से वीडियो दिखा देते हैं, कोई इंफॉर्मेशन को दिखा देते हैं। ठीक है, एंटीना लगा हुआ है, इसी एंटीना के माध्यम से इसके बाद हमारा भारत डेवलप हुआ और चंद्रमा पर गया। 2 चंद्रयान 1 एंड चंद्रयान 2। चंद्रयान 1 गया था 22 अक्टूबर 2008 को श्रीहरिकोटा से, और चंद्रयान 2 गया है 22 जुलाई 2019 को GSLV के यूज कर, है ना। तो हमारे देश का यान सैटेलाइट चुका है। सबसे पहला हम नहीं हो पाए, लेकिन हम उस अभियान में अब पीछे नहीं है। और चंद्रमा पर जाने से संतोष नहीं हुआ, अब हम लोग मंगल चले गए। 13 को मार्स के ऑर्बिट में पहुंच गया, और 24 सितंबर 2014 को यह पहला कंट्री हुआ हमारा जो मार्स ऑर्बिट पर पहला अटेम्प्ट में चला गया। फर्स्ट अटेम्प्ट में मार्स पर जाने वाला इंडिया पहला कंट्री बन गया है 24 सितंबर 2014। ठीक है, ये देखिए डिजाइन सब है डिफरेंट लॉन्च व्हीकल्स का। ये SLV है, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये ASLV ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, और GSLV है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। और इसी का एक नया वर्जन आया है GSLV Mark 3। ये लेटेस्ट व्हीकल है। इसी व्हीकल से हम किसी रॉकेट को लॉन्च करते हैं जो जाता है दूसरे ग्रह पर। ठीक है, और आप ये नाम तो सुने ही होंगे, राकेश शर्मा स्क्वाड्रन लीडर, जो 3 अप्रैल 1984 को स्पेस में गए थे, पहला इंडियन सिटीजन। और दूसरा कल्पना चावला। कल्पना चावला वैसे इंडियन थी, लेकिन ये गई थी अमेरिका की तरफ। 1997 में तो पहुंच गई थी, लेकिन दोबारा जब 2003 में जा रही थी तो वो क्रू क्रैश कर गया और वो मर गई। लेकिन हम लोग इंडियन गौरव करते हैं कल्पना चावला पर कि भारत की बेटी थी जो जा सके स्पेस में। ठीक है, तो इतना जानकारी हम आपको दिए स्पेस प्रोग्राम के बारे में। मोटा मोटी ये नाम सब रेड है, इसका मतलब आपसे पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में। डिटेल तो कोई पूछेगा नहीं, तो कोई खास इंपॉर्टेंट बात है उसी को पूछ सकता है। और अब इंटरेस्ट होगा आपको तो इसको पढ़िएगा, अगर अच्छा लगा हो स्पेस प्रोग्राम तो। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? अच्छा लगा सर। नो सर। इसका PDF फाइल कैसे मिलेगा सर? मैंने कहा ना कि हम लोग बात कर लेंगे आपस में, कोई पॉलिसी बनेगी यूनिवर्सिटी की, आप लोगों को सूचना दे दिया जाएगा। अब मैं चलता हूँ दूसरे टॉपिक में। आज 3 टॉपिक है। What is being bank? दूसरा टॉपिक है IT सेक्टर इन इंडिया। हेलो सर। IT मीन्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। कोई कहता है ICT, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आजकल शॉर्ट में हम लोग सी हटा दिए हैं, केवल टी करते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या है आप सब लोग जानते हैं, कंप्यूटर यूज करते हैं, मोबाइल यूज करते हैं, कि डाटा को स्टोर किया जाता है, डाटा का बेस बनता है, उसका रिट्रीवल होता है, ट्रांसमिशन होता है और मैनिपुलेशन। आवाज कट कट के आ रही है। आप बेटा लोकल प्रॉब्लम है, आपका इंटरनेट वो है। ठीक है, तो कंप्यूटर में से आप करते हैं ना, डाटा फीड करते हैं, फिर उसको सेव कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं, फिर उसको मैनिपुलेट कर लेते हैं। आप लिखते हैं 2+2 लिखता है 4, है ना, फिर डाटा कहीं पर भेज देते हैं। ये सारा काम जो है ये आता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अधीन।
तो उसमें टेक्नोलॉजी था पहले, अब कम्युनिकेशन उसके द्वारा होने लगा। हम आपसे व्हाट्सएप पर बात कर लेते हैं, फेसबुक पर बात कर लेते हैं, ये सब आ गया आईसीटी में। हमारा जो सिलेबस है कहता है आईटी इन इंडिया, इसलिए हम डिटेल बात नहीं करेंगे, जनरल हम इंडिया पे आते हैं। इंडिया में जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है इसके दो पार्ट है, एक है आईटी सर्विस, दूसरा है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग बीपीओ। हम तो कुछ अपना बनाते हैं सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर, और कुछ हम दूसरों से लेते हैं, दोनों काम चलता है। हम बनाकर दूसरे को भी देते हैं और दूसरे से लेकर उसका उपयोग भी करते हैं। कंसल्टेशन करते हैं हम, ठीक है। तो देखा गया है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जीएस की क्लास चल रही इंडिया है का जो जीडीपी है, ग्रॉस डेवलपमेंट इंडेक्स, उस जीडीपी जो 98 में भाई अभी तक पता नहीं चला है क्या? आईटी सेक्टर का 1.2% था कंट्रीब्यूशन, वो 2017 तक बढ़ के 7.7% हो गया। मतलब आईटी सेक्टर इंडिया के जीडीपी में बहुत बड़ा योगदान कर रहा है। नेस्कॉम का डाटा है 180 बिलियन डॉलर, अमेरिकी डॉलर रेवेन्यू इंडिया को मिला है आईटी सेक्टर से। आप 2020 में देखेंगे तो इंडिया का जो आईटी वर्क फोर्स है लगभग 4.36 मिलियन एम्प्लॉय, 4.36, 4 करोड़ एम्प्लॉय आईटी सेक्टर में काम कर रहा है इंडिया में और इंडिया के बाहर। इसमें सबसे बड़ा योगदान है यूनाइटेड स्टेट्स का। सबसे ज्यादा काम हमको यूनाइटेड स्टेट्स से मिल रहा है, हमारे बच्चे वहां जाकर काम कर रहे हैं, या आउटसोर्सिंग से अमेरिकन कंपनी काम इंडिया में हो रहा है। अब बहुत का सुनते होंगे कि हमारा बच्चा बेंगलोर में है, हैदराबाद में है, बंबई में है, अमेरिकन कंपनी में काम कर रहा है। कंपनी अमेरिका की है लेकिन वो यहाँ पर काम करा रही है। तो बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट हुआ है आईटी सेक्टर से हमारे इंडियंस को। 4.36 मिलियन एक्सपेक्टेड है। इंडिया में पहला जो आईटी इंडस्ट्री बना वो बना मुंबई में 1967 में, और उसका नाम था टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, ITCS। आप अपने गांव में, अपने मोहल्ला में सुनते होंगे बहुत लोगों से कि कहाँ काम करता है, तो TCS में काम करते हैं। TCS बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट दिया है, ये आईटी सेक्टर में ही दिया है। और पहला सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट पार्क बना मुंबई में 1973 में, इसका नाम है SIPJET, सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट जोन, जहां से हम सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट करते हैं दूसरे कंट्रीज को, है ना। 80% ऑफ द कंट्री सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स वेयर फ्रॉम SIPJET। हम भारत में जितना भी सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट करते हैं उसका 80% यहीं से कर रहे हैं। इंडिया में जो आईटी सर्विसेज का अब तो कंपनी बहुत हो गया, हजारों हजार में कंपनियां हैं। जो टॉप 5 कंपनी है उसका हमने यहाँ नाम लिया है टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, इन्फोसिस, विप्रो, टेक महिंद्रा और HCL। इसके अलावा बहुत सारी ये सब आईटी कंपनी है हमारे भारत में। ये देखिए फोटो हम आपको दिखा रहे हैं इन्फोसिस का, बेंगलोर में उसका हेडक्वार्टर है, ये इसका हेडक्वार्टर का ऑफिस। इन्फोसिस के हेडक्वार्टर का ऑफिस देखिए कितना लाजवाब है, और इसके 50 से अधिक देशों में ब्रांचेज हैं। आईटी इंडस्ट्रीज ही ऐसा हुआ कि हमारी भारत की कंपनियां मल्टीनेशनल बन सकी। बाकी क्षेत्र में बहुत कम है, हम लोग प्रेजेंस कम है, वो भी कम कंट्री में है, लेकिन आईटी के क्षेत्र में देखिए हमारे देश कंपनी 50 से अधिक देशों में है, और 13.5 बिलियन रेवेन्यू है इसका, 13.5 बिलियन अरब। 1,58,000 इनके पास सिंपल एम्प्लॉय हैं, और 1,06,000 एम्प्लॉय को इन्होंने स्पेशल ट्रेनिंग स्किल सिखाया है, अपने काम किया। ठीक है, तो ये काम क्या करती है, ये बिजनेस काउंसलिंग करती है, आईटी में यूज करती है, आउटसोर्सिंग सर्विस देती है, लोगों दूसरे कंपनियों को आदमी देती है काम करने। ठीक है, दूसरा है TCS,
इसका ऑफिस मुंबई में है। ये भी मल्टीनेशनल कंपनी है, ये भी कंसल्टेंसी देती है। और इसका कैपिटलाइजेशन देखिए 169.2 बिलियन, 169.2 अरब, 149 लोकेशन में, 40 कंट्री में ब्रांच है इसका। टीसीएस का ब्रांच भी 40 कंट्री में 149 जगहों पर है। मतलब ये भी मल्टीनेशनल कंपनी है। और इसे 5 लाख एम्प्लॉय हैं। आई होप कि भारत में सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट देने वाला कंपनी टीसीएस है। 5 लाख, 4,88,049 का डाटा है ये एम्प्लॉयमेंट टीसीएस ने दिया है हमारे इंडियन सिटीजन को। तो सोचिए आईटी इंडस्ट्रीज के, अभी तो ये 5 की बात है, ऐसे सैकड़ों हजारों कंपनियां हैं। ये उसका हेडक्वार्टर है मुंबई का। टीसीएस के हेडक्वार्टर का ये फोटो है, इसको आप देखिए, कितना लाजवाब फोटो है, कितना अच्छा लगता होगा जो यहाँ एम्प्लॉय काम करते हैं उनको। काम करने का मन कर गया सर यहाँ पे। हाँ, मेरे दिखाने का मतलब यही है। मैंने दिखाया इसलिए है कि हमारे बच्चों के मन में ये भाव आए कि ऐसे ऐसे कंपनियों में काम करना चाहिए। ये देखिए डाटा आपको दिखा रहा हूँ, कैसे ग्रोथ हुआ आईटी इंडस्ट्रीज का हमारे भारत में। ये ग्रोथ रेट है, ये 2010 का है। 2010 में 24 और 50, 74 था, जो बढ़ते बढ़ते चला गया है। देखिए अभी 145 और 44। ये ग्रोथ 8%। मतलब हमारे इकोनॉमिक में क्या ग्रोथ हो रहा है आईटी इंडस्ट्रीज का, ये 10 साल का डाटा आपके सामने मन रखा है। ठीक है, टोटल एक्सपोर्ट एंड डोमेस्टिक रेवेन्यू, घर में कितना हम बेच पाते हैं और एक्सपोर्ट कितना कर पाते हैं। तो आप देख रहे होंगे बड़ा जो है एक्सपोर्ट वाला है। जितना हम लोग आईटी में काम करते हैं उसमें ज्यादा बाहरी बेचते हैं, थोड़ा ही देश में रखते हैं। ठीक है ना। ये जो देख रहे हैं आप, ये ब्लू है, ये है एक्सपोर्ट का। जो ब्लैक टाइप का है ये है हमारा अपने देश में यूज करते हैं। लगातार देखिए एक्सपोर्ट भी बढ़ रहा है लगातार, और हम अपने देश में भी ज्यादा से ज्यादा आईटी का यूज कर रहे हैं। आजकल देखते ही हैं, सब कुछ हो गया ऑनलाइन। बैंक में पैसे जमा करना है तो ऑनलाइन, निकालना है तो ऑनलाइन, पढ़ाई करना है तो ऑनलाइन, फॉर्म भरना है तो ऑनलाइन। ये सब आईटी का उपयोग है। और ये हमारे जीडीपी में ग्रोथ है। इसमें थोड़ा प्रॉब्लम हुआ कि 16 के बाद लगभग कांस्टेंट हो गया है। 2009 से लगातार बढ़ता जा रहा था, 9 से 11 तक कांस्टेंट था लगभग। 12 से बढ़ना शुरू हुआ, 14, 15, 16 तक बढ़ा है। तो 16 के बाद ये कांस्टेंट हो गया, लेकिन अभी भी बुरा नहीं है। मतलब लगातार जीडीपी में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज का योगदान हमारे देश में बढ़ता जा रहा है। हम जो धनी हो रहे हैं उसमें बड़ा योगदान है आईटी का। ये देखिए हमारे इंडिया का एडवांटेज क्या होगा। पहला तो ग्रोइंग डिमांड, लगातार डिमांड बढ़ता जा रहा है। जो इंडियन कंपनियां हैं उनके पास ऑर्डर बढ़ते जा रहे हैं, वो काम कर रही है, उसका एक्सपेंशन हो रहा है। यहाँ डाटा दिया हुआ है, डाटा से मतलब नहीं है। ग्लोबल फुटप्रिंट, मैंने कहा कि बहुत कम क्षेत्र है जिसमें हम लोगों ने इतना विस्तार किया। आईटी के सेक्टर में हम दुनिया में छाए जा रहे हैं। अभी देखा आपने इन्फोसिस का 50 अधिक देशों में ब्रांच है, टीसीएस का 40 अधिक देशों में ब्रांच है, ऐसी भी और कंपनियां हैं। तो हम दुनिया पर बाकी चीजों के लिए हम बाहर से ब्रांडेड सामान खरीदते हैं, बहुत कुछ डिपेंड करते हैं दूसरे देशों पर। आईटी के क्षेत्र में हम बहुत कुछ दिए हैं दुनिया को, ट्रेंड आदि भी दिए हैं, सॉफ्टवेयर भी दिए हैं, ज्ञान भी दिए हैं। और इससे क्या हुआ, एक कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट बन रहा है। आईटी और बीपीएम में पूरे वर्ल्ड में जो कंपटीशन है उसके साथ हम भी कदम से कदम मिलाकर चलने का प्रयास कर रहे हैं। और गवर्नमेंट ने भी, यूनियन गवर्नमेंट ने भी आईटी के क्षेत्र में इस बार बजट को बढ़ा दिया है, ताकि हम जो रफ्तार
जिस रफ्तार से आइटम डेवलपमेंट कर रहे हैं वैसे ही करते जाओ, ठीक है। अब मैंने कल कहा था, अब एक बच्चे ने कहा कि हेड ऑफिस को देखकर मन करता कंपनी में काम करने का। मैंने कल भी कहा था, ये मत सोचो कि आईटी इंडस्ट्रीज में सिर्फ कंप्यूटर इंजीनियर ही काम करेंगे। पहला पॉइंट, किसी भी क्षेत्र का इंजीनियर, आप शायद जानते भी होंगे, आपके घर में, गांव में, मोहल्ले में लोग होंगे जो सिविल इंजीनियरिंग किया है, केमिकल किया है, इलेक्ट्रिकल किया है, उस भी काम कर रहा है आईटी इंडस्ट्री। और जो आप लोग बच्चे हैं जो बीए, बीएससी, बीकॉम करने वाले हैं, आपके लिए भी संभावना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ कंप्यूटर इंजीनियर या जो बीटेक किया वही जाएगा। लेकिन ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, एचआर में जो काम मिलेगा वो किसी एमबीए करके जा सकते हैं। तो आप हाँ बीएससी बीए बीकॉम कर लो, एमबीए कर लो, और एमबीए में ले लो एचआर स्पेशल और चले जाओ, वहाँ एचआर मैनेजर बन जाओ, तुम ही बहाली करो इंजीनियर सबका। एडमिनिस्ट्रेशन में कौन रहे? एडमिनिस्ट्रेशन जो काम एमपीए चलेगा करके एडमिनिस्ट्रेशन लाइन में सर। हाँ, तो एडमिनिस्ट्रेशन में भी जा सकते हैं आप, एमबीए करके जा सकते हैं, आप सीधे भी जा सकते हैं। कोई स्किल आपका कंप्यूटर केवल सीखना चाहिए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं। कंप्यूटर ऑपरेशन जो आधे घंटे का काम है, 1 घंटे का काम 1 घंटा में सीख लेंगे। सेल्स डिपार्टमेंट में वहां जो आदमी चाहिए उसको कंप्यूटर का इंजीनियर होना जरूरी नहीं है, वो सामान्य आदमी, एमबीए भी हो सकता है, एमबीए सेल्स से कर लिया होगा, या सामान्य जो ग्रेजुएट होगा, मास्टर होगा, जिसको सेल्स की एबिलिटी होगी, वो जाके वहां काम करेगा। एडवर्टीजमेंट, सारी कंपनियां एडवर्टीजमेंट करती हैं। एडवर्टीजमेंट डिपार्टमेंट में जॉब के लिए जरूरी नहीं है कि आप कंप्यूटर इंजीनियर हो या बीटेक या एमटेक किए हो। आप सामान्य आदमी भी हैं, आपको थोड़ा सा लिखने पढ़ने का ज्ञान है तो आप वहां जा सकते हैं। डिजाइन सबसे इम्पोर्टेंट डिजाइन है। इंजीनियर है, इसका सर स्कोप उसमें बहुत स्कोप है भाई, नेटवर्क का तो स्कोप है ही, नेटवर्क का ही आजकल तो दुनिया चल रहा है। डिजाइनिंग अगर आपको आता है या कोई डिजाइनिंग कोर्स आप कर लेते हैं कहीं से, तो भी आपको मिल सकता है। ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जिसमें अगर आप सिंपल बीएससी, एमएससी या बीए, एमए, बीकॉम हैं तो आप कुछ स्किल सीख लीजिए, और आईटी के क्षेत्र में आप भी टीसीएस में, इंफोसिस में, गूगल में, फेसबुक में, अमेजन में कहीं भी काम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम। सर एमबीए के लिए एंट्रेंस एग्जाम तो बेस्ट रहता है ना? एमबीए के लिए अगर इंडिया में करना है तो कैट से आएंगे, तो अच्छा इंस्टीट्यूट जो आईआईएम है वो मिल जाएगा, या मैट से आएंगे तो और छोटा कॉलेज सब है वो मिल जाएगा। विदेश जाएंगे, जी मैट कर लेंगे तो विदेशों में कॉलेज मिल जाएगा आपको। विदेशों से अगर एमबीए कर लिए तो वहीं नौकरी मिल जाएगी आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए आप सर एमसीए के लिए क्या करना पड़ेगा सर? एमसीए के लिए किसी एमसीए में एडमिशन लेना पड़ेगा कॉलेज में, जहाँ एमसीए की पढ़ाई होती है। बीएससी के बाद एमसीए कर सकते हैं, बीएससी के बच्चा एमसीए कर सकते हैं। एमसीए का कोई एंट्रेंस एग्जाम होता है क्या? एंट्रेंस भी होता है। सर आप पढ़ाएं सर, यहीं पे सबको कलेक्टर बनना है सर, आप पढ़ाएं। हाँ हाँ सर, अच्छी बात है। एमएसडब्ल्यू क्या होता है सर? मास्टर इन सोशल वर्क। ठीक है, तो आप चिंता मत करो, अगर तुम जाना चाहते हो आईटी इंडस्ट्रीज में तो जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अपना एम हाई बनाओ, सोचो कहाँ जाना है, उस ढंग से कुछ स्किल डेवलप करो और चले जाओ। भारत से लेकर पूरा दुनिया खाली है तुम्हारे लिए, लेकिन बड़ा सोचो, छोटा नहीं सोचो। ओके, अब हम चलते हैं तीसरे टॉपिक पर। मैंने आपको कहा कल भी और आज भी कि हम सिर्फ एक ओवरव्यू करते हैं, सिंहावलोकन, एक केवल आपको दिखा रहे हैं क्या क्या उस क्षेत्र में है, ताकि आप ज्ञान के लिए करना चाहें तो बाद में उसको पढ़ लें, या आपको वहां जाने काम करने का मन हो तो उस पर विस्तार करें, वहां पर पहुंचे या ज्ञान का डेवलप करें। तो मैं सिर्फ इस क्लास में आपको पॉइंट दिखा रहा हूं, डिटेल नहीं बता रहा हूं। CSIR ये है,
काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, बहुत बड़ी संस्था है भारत में, इसका 1942 में एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। और अभी कहते हैं CSRAT विजन एंड स्ट्रेटजी 2022। इसका मिशन है टू बिल्ड ए न्यू CSIR फॉर ए न्यू इंडिया। CSIR ने सोचा है कि हम अपने में एक ऐसा चेंज करेंगे ताकि हम एक नया इंडिया बना सके। और विजन क्या है इनका? तो विजन है 3, परसू साइंस विच स्ट्राइव्स फॉर ग्लोबल इम्पैक्ट। हम साइंस का डेवलपमेंट ऐसे करें जिसका ग्लोबल इम्पैक्ट हो, पूरे दुनिया में वसुधैव कुटुंबकम की जो बात है वहां पहुंच सके। टेक्नोलॉजी दैट इनेबल्स इनोवेशन ड्रिवन इंडस्ट्री, हम ऐसे टेक्नोलॉजी का विकास करें जो इनोवेशन, नवाचारी, नवोन्मेषी, ऐसे उद्योग जो ट्रेडिशनल है चल रहा है वैसा नहीं, नया नया उद्योग का विकास हो, ऐसे टेक्नोलॉजी का हम विकास करें। और नर्चर्स ट्रांस डिसिप्लिनरी लीडरशिप देयर बाय कैटलाइजिंग इंक्लूसिव इकोनॉमिक डेवलपमेंट फॉर द पीपुल ऑफ इंडिया। ट्रांस डिसिप्लिनरी मतलब हुआ डिसिप्लिन से आगे बढ़ते, जैसे मैं केमिस्ट्री का हूं तो फिजिक्स में, बायोलॉजी में, ऐसे मिल के लोग काम करें। और इंक्लूसिव समावेशी आर्थिक विकास, समावेशी आर्थिक विकास हो हमारे भारत के पीपुल का। यह 3 विजन लेकर CSR काम कर रहा है। क्या सब? साइंस का ऐसा विकास हो जिसका ग्लोबल इम्पैक्ट हो, कुछ ऐसा करें। कल हम लोगों ने पढ़ा, बहुत सारे साइंटिफिक डेवलपमेंट की बात की, उसमें कुछ ऐसा था जैसा ग्लोबल इम्पैक्ट हुआ, जैसे रमन इफेक्ट हुआ, पूरी दुनिया को लाभ हुआ उससे। ठीक है, तो कुछ ऐसा साइंस में करें हम जिससे ग्लोबल इम्पैक्ट हो। और ऐसा तकनीकी विकास करें जो नवाचारी उद्योग को प्रमोट कर सके। तो उद्योग चल रहा है तो चल रहा है, कुछ नया नया दिमाग में आएगा, ऐसा उद्योग करेंगे, उसका ये लाभ होगा। और अब डिसिप्लिन से आगे हटकर ट्रांस फिजिक्स वाले केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री वाले मैथ में, मैथ वाले बायोलॉजी में, इस प्रकार से मिलकर सब लोग काम करें ताकि हमारे भारत का समावेशी आर्थिक विकास हो सके। इस CSR की स्थापना जो हुई उसमें 2 लोगों का बहुत बड़ा हाथ है। एक थे मिस्टर AR मुदलियार, है ना। इनके प्रयास से सबसे पहले संस्था बनी BSIR, बोर्ड ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, 1 अप्रैल 1940 को ब्रिटिश इंडिया में। याद रखिए, ब्रिटिश इंडिया ने 1940 में इसकी स्थापना की। मुदलियार चेयरमैन हुए और भटनागर उसके पायलट हुए। इस संस्था ने बहुत अच्छा काम किया। इसने बलूचिस्तान के सल्फर का प्यूरिफिकेशन का टेक्निक, बलूचिस्तान पहले भारत में ही था हमारे साथ, प्यूरिफिकेशन का टेक्निक डेवलप किया, एंटी गैस क्लॉथ बनाया, वेजिटेबल ऑयल का ब्लेंडिंग किया, प्लास्टिक पैकेजिंग का केसेस बनाया, डाइस, कपड़ा रंगने के लिए डाइस का निर्माण किया, विटामिन बनाए, पैरेथेरियम इमल्सिफायर बनाया, क्रीम बनाया। ये इतना सा काम किया। और ये जो काम किया, खास बात यह है कि इसमें जो रिसर्च हुए वह रिसर्च सीधे इंडस्ट्रीज को ट्रांसफर हुआ और संस्था को पैसा आने लगा। इस ज्ञान को बेचकर संस्था को पैसा आने लगा। सरकार बहुत खुश हुई और उसने कुछ और भी पैसे दिए और उसके बाद 42 में बन गया CSIR, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। वही मिस्टर मुदलियार और भटनागर के प्रयास से 26 सितंबर 1942 को CSR की स्थापना हुई और इसके सर्वे सर्वा हो गए शांति स्वरूप भटनागर। कल भी चर्चा किया था मैंने, वो SS भटनागर इसके पहले चेयरमैन। ठीक है, और जो BSIR था बीच में IRUC बना था, उस दोनों को मर्ज कर दिया गया CSR। तो ब्रिटिश इंडिया में ही
1942 में CSIR तो ऑनर्स पेपर का क्लास नहीं होगा? हुई थी। ठीक है, इनका मैंने कल फोटो दिखाया था आपको। इन्हें कहते हैं हम लोग फाउंडर। पहले जीएस के क्लास कर लो। इन्हीं के नाम पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में एक अवार्ड मिलता है जिसका नाम है शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड, जिसकी बात हमने कल की थी। और इन्हीं कहते हैं हम लोग फादर ऑफ रिसर्च लेबोरेटरीज। आज जो भारत में इतने लेबोरेटरीज बने उसमें बहुत महती योगदान मिस्टर शांति स्वरूप भटनागर साहब का है। उसी समय लगभग इन्होंने 12 तो लैब बना दिए थे और बहुत से लैब का नक्शा बना दिए थे, खाका बना दिए थे। और बाद में काम हुआ, भारत आजाद होने के बाद भी होता रहा और आज नेटवर्क बन गया है CSR के लैब का दुनिया में। यही मेडल मिलता है भटनागर अवार्डी को। साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अच्छा काम करेंगे आप, रिसर्च करेंगे तो इंडिया का सबसे प्रेस्टिजियस अवार्ड है जो देती है CSR, ये है भटनागर अवार्ड। 1958 से भटनागर जी को याद करने के लिए उनकी मेमोरी में अवार्ड स्टार्ट हुआ। इसके 38 नेशनल लेबोरेटरीज हैं, 38 नेशनल लेबोरेटरीज हैं, 39 आउटरीच सेंटर्स हैं जो लेबोरेटरी के बाहर काम करता है बाहर जाके, और 3 इनोवेशन कॉम्प्लेक्स हैं और 5 यूनिट हैं। लगभग 4600 साइंटिस्ट और लगभग 8000 एम्प्लॉय इस CSIR में काम करता है। 4600 एक्टिव साइंटिस्ट आर वर्किंग इन डिफरेंट लेबोरेटरीज ऑफ CSIR। आप सोच सकते हैं कितना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है और इसने बहुत बहुत अचीवमेंट किया है भारत के लिए। और 13 क्षेत्रों में काम करता है। एरोनॉटिक्स में, बात टेक्नोलॉजी में कल जैसे बात की थी BTBT का, केमिकल्स में, ड्रग्स में, इन्वायरमेंटल साइंस में, जीनोमिक्स में, जियोफिजिक्स में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, इंस्ट्रूमेंटेशन, माइनिंग, नैनो टेक्नोलॉजी, ओशिनोग्राफी, रेडियो एंड स्पेस फिजिक्स, सभी डाइवर्स फील्ड में CSIR के लेबोरेटरीज में रिसर्च हो रहे हैं। रिसर्च नहीं हो रहा, क्या होता है? उस रिसर्च को कन्वर्ट किया जाता है प्रोडक्ट में और उससे आदमी को लाभ पहुंचाया जाता है। देश की इकोनॉमी भी बढ़ती है और देश का विकास भी होता है। ये देखिए मैप, जितना आप देख रहे हैं रेड रेड, ये सब है वह जगह जहां पर CSIR का लेबोरेटरी अभी है। ठीक है, दिख रहा है? तो देखिए लगभग हर इस थोड़ा सा पार्ट में छुटा हुआ है, अपने बिहार में नहीं है, यही बिहार हुआ अपना। इस बिहार में एक भी लैब नहीं है, बाकी सारे कंट्रीज में, सारे स्टेट्स में CSR के लैब है जहां पर साइंटिफिक रिसर्च हो रहा है और वो देश के डेवलपमेंट के लिए काम कर रहा है। क्या सब अचीवमेंट हुआ, ये बड़ा लिस्ट है। इस लिस्ट को पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ लिख दिया हूँ, 2-4 मैं बता भी देता हूँ। सिंथेटिक ड्रग समझते हैं ना, दवाई, मिथाक्विलोन बनाया 1950 में, 1950 में ही बनाया। ऑप्टिकल ग्लास सुनते होंगे, ऑप्टिकल फाइबर्स आजकल बहुत यूज होता है एंटीना सब में, वो बनाया। स्वराज ट्रैक्टर जो इंडिया में काम करता है उसका भी डेवलपमेंट CSR के लैब में ही हुआ। पौंडीचेरी में एक बेम्बू फ्लोरिंग का प्रॉब्लम हुआ था, उसको इसने दूर कर दिया। इस तरह से ये लिस्ट है जो आप घर पर बैठ के भी देख सकते हैं कि बहुत सारे क्षेत्रों में CSIR के लैब में जो रिसर्च हुए हैं उसका डायरेक्ट लाभ हमारे इंडिया को तो मिल ही रहा है, इंडिया से बाहर भी हम ये ज्ञान दूसरे देशों में भी भेज रहे हैं। आप जो सुनते हैं कि फार्मा इंडस्ट्रीज में इंडिया नंबर 1 है, तो फार्मा इंडस्ट्री नंबर 1 कैसे पहुंचा, उसमें भी CSIR का योगदान है। ये सब वही लिस्ट है किन किन क्षेत्रों में कहाँ पर, बल्कि और भी ज्यादा है। हम तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसका लिस्ट सिर्फ आपको दिए हैं, इसने क्या क्या प्रोग्राम किया, कौन कौन से डेवलपमेंट उसमें हुए हैं। ठीक है, ये देखिए हर क्षेत्र में सोसाइटल एफर्ट में, इन्वायरमेंट, हेल्थ,
ड्रिंकिंग वाटर, फूड, हाउसिंग, एनर्जी, फार्म एंड नॉन फार्म सेक्टर्स, इस सारे सेक्टर्स में CSR के लेबोरेटरीज में काम हो रहे हैं। इन्वायरमेंट के लिए, वेस्टलैंड के डेवलपमेंट, ऐसा जगह जहां है जहां पर कुछ नहीं उपज रहा है, ऊसर भूमि है या पानी लगा हुआ है, तो ऐसे जगहों का विकास कैसे होगा, इस क्षेत्र में भी CSR काम करता है। बायो फ्यूचर कैसा होगा, बैम्बू ब्रेक थ्रू, जेन स्टोरेज, DNA फिंगरप्रिंटिंग, कांगड़ा टी का नाम सुने होंगे, हिमाचल प्रदेश का ये फेमस चाय है जिसको डेवलप किया, इसने वो खत्म हो गया था लगभग, उसको ही आगे बढ़ाया। आजकल मकानों में जो पाइल फाउंडेशन होता है भी CS मिल्क फूड दूध नहीं होते थे, दूध का अभाव था, तो दूध कैसे डेवलप होगा, कैसे बच्चों को मिलेगा, ये रिसर्च हुआ। कैटलिस्ट के क्षेत्र में किसी भी केमिकल रिएक्शन के रेट को बढ़ाने का, जो रिएक्शन बहुत दिन में होने वाला उसको जल्दी कराने के लिए जो हम यूज करते हैं सब्सटेंस, कैटलिस्ट करते हैं। और आपको आश्चर्य होगा, खुशी भी होगी कि आज इंडिया कैटलिस्ट पूरे दुनिया को सप्लाई करता है, मल्टीनेशनल हो गया है इस क्षेत्र में भी। एड्स के इलाज में कंप्यूटर बनाया हमारे CSR के लेबोरेटरीज में, ठीक है। ये सब हमारा डेवलपमेंट CSR का है। एक ग्लिम्पसेस मैंने आपको IT सेक्टर्स का, CSIR का, स्पेस रिसर्च का दिया, डिटेल मैंने कुछ नहीं बताया क्योंकि टाइम भी नहीं था इतना। अब ये आपका दायित्व है कि आपको जिसको जो क्षेत्र अच्छा लगा हो, उस क्षेत्र के बारे में जानना चाहते हैं तो आप अध्ययन करिए। आजकल तो सारे मटेरियल्स अवेलेबल हैं ऑनलाइन, उसमें कहीं आपको हमारी जरूरत पड़े तो मैं तैयार हूँ, ठीक है। और मैं आपको इंफॉर्मेशन, क्वेश्चन, सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लास अलग से कर लेंगे। सर अभी प्रॉब्लम क्वेश्चन का आंसर नहीं दीजिएगा सर। हाँ बताइए सर, न्यूक्लियर फिजन जेनेटिक पे कैसे इफेक्ट करता है सर? कल आप बताए ना न्यूक्लियर फिजन से एटम बम से जेनेटिक इफेक्ट होता है, तो सर वो कैसे इफेक्ट करता है? इससे होता है कि न्यूक्लियर फिशन से नहीं होता है, फिशन के दौरान जो रेडिएशंस निकलते हैं, जैसे गामा रेज निकलता है या और भी, वो रेडिएशन आदमी के बॉडी में चला जाता है और वो वहां जीन को इफेक्ट करता है। फिशन का डायरेक्ट प्रभाव नहीं है, फिशन के बाद, फिशन खत्म हो गया, उससे तो जो हुआ से नाश हो ही गया। जो रेडिएशंस रह गए, वो रेडिएशन हवा में बहुत दूर तक फैलते रहते हैं, तो उसमें आदमी के बॉडी में चला गया, आदमी के उसके जीन को म्यूटेट कर दिया, उस आदमी का जो संतान हुआ उस म्यूटेटेड जीन के कारण वो डिफॉर्म हो गया, अपंग बच्चा पैदा हो गया। थैंक यू सर। एनी मोर क्वेश्चन टू एनीवन? सर क्वेश्चन। हाँ बोलिए। बोलिए। CSIR जॉब करने के लिए सर, हाँ बोलिए सर। ऑनर्स से पढ़कर क्लास भी चलेगा? ऑनर्स का टाइम रहेगा तो चलेगा, क्यों नहीं चलेगा। कंप्लीट सिलेबस पढ़ा चुके हैं कॉलेज में सर। हमारे केमिस्ट्री ऑनर्स का MLSM कॉलेज में हमने 3 महीना में कंप्लीट कोर्स फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक कंप्लीट कर पढ़ा दिया, तो क्वेश्चन लिखा दिया, उसका आंसर चेक कर दिए हैं। इसलिए जो कॉलेज बच्चे आते थे उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उन दोस्तों से भी संपर्क कर सकते हैं। अगर समय मिलेगा पास चल सकते। हाँ हेलो सर। हाँ बोलिए। वन क्वेश्चन, केवल MLSM कॉलेज के लिए कि अदर कॉलेज के लिए भी आती है? नहीं समझा। केवल MLSM के विद्यार्थी के लिए है आ रहे हैं जो ऑनर्स कौन सा? के लिए ऑनर्स पेपर नहीं, ऑनर्स का तो हम कॉलेज में ऑफलाइन जब क्लास चल रहा था जनवरी से मार्च में, उस समय कोर्स कंप्लीट कर दिए जी। अब अगर कुछ जरूरत होगी बच्चों को तो ऑनलाइन करेंगे, तो उसमें MLSM क्या, कोई भी आ सकता है। मैंने कॉलेज में भी ऑफलाइन क्लास दूसरे कॉलेज के बच्चों को सर क्लास हो गया क्या? क्लास कर सकता है, किया भी था कुछ बच्चा से। सर हिंदी ऑनर्स सर क्लास हो गया क्या?
हाँ बोलो। सर हिंदी ऑनर्स का कब से होगा? ऑनर्स पेपर का क्लास यूनिवर्सिटी की तरफ से नहीं होगा। थर्ड पार्ट एक आदमी बोलिए। हेलो सर, थर्ड हाँ सर, जी सर, थर्ड पार्ट के लिए ऑनर्स पेपर का क्लास नहीं होगा थर्ड पार्ट का क्लास होगा, उसकी तो परीक्षा होने वाली है। फर्स्ट पार्ट का फिजिक्स ऑनर्स का चल रहा है। हेलो सर, एग्जाम का एस्टिमेट टाइम क्या है सर? अभी कैसे कहा जाए बेटा, पहले लॉक करके तब ना। सर थर्ड पार्ट का ऑनर्स पेपर का क्लास नहीं होगा फिर से? नहीं यूनिवर्सिटी की तरफ से नहीं। यो सर मैं थोड़ा तैयार थे यो कॉलेज से कराइए, कॉलेज में कंडक्ट करो। हेलो अपने अपने कॉलेज से कंडक्ट करिए, कॉलेज को बोला गया है करने के लिए क्लास। व्हाट्सएप ग्रुप का क्या हुआ? हर कॉलेज में नहीं हुआ है क्लास। सर अभी जो हुआ है सो जीएस हुआ है। हेलो हाँ जीएस हुआ है आज। हाँ ये जीएस क्लास ये सब चाहिए है। जीएस पेपर जो थर्ड पार्ट में था उसकी पढ़ाई नहीं हो रही थी कॉलेजों में, इसलिए हमारी प्रोफेसर मैम डॉली सिन्हा जी ने ये देखा है कॉलेज में पढ़ाई नहीं हो रही है, इम्पोर्टेंट चैप्टर है, बच्चा तैयार कैसे करेगा, इसलिए प्लान बना के यूनिवर्सिटी के तरफ से ही क्लास होगा जिसको पूरे विश्वविद्यालय के सभी कॉलेज बच्चे पढ़ लेंगे। ये जीएस और दूसरा शुरू के हुआ बारे है में सर बात कर लीजिएगा। इन्हीं के प्रयास से अभी शुरू हुआ है सब फिजिक्स ऑनर्स पार्ट 1 का क्लास यूनिवर्सिटी की तरफ से हुआ है। बाकी विषयों क्लास के लिए नोटिस दे दिया गया है कॉलेज को, हर कॉलेज अपना ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करेगा। सब्सिडी के लिए कोई क्लास ऐसा नहीं। थैंक यू सो मच। कॉलेज से बात करोगे बाबू, हमें सर पीपीटी का बात कर लीजिएगा सर एक बार। आप पीपीटी नहीं मिल पाता है, बहुत दिक्कत होता है। हम बात करो। यस सर, नोट्स नहीं मिलता है। मैं बात करूंगा तो पॉलिसी बनेगी जैसे भेजना सर नोट्स का सर कुछ कीजिए। मैंने कहा ना कि यूनिवर्सिटी की जो पॉलिसी होगी तो उस आधार उससे आपको मिल जाएगा, आपको इन्फॉर्मेशन भेज दिया जाएगा। सर रजिस्टर तो किए पर व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं ऐड किए गए हैं सर फर्स्ट पार्ट का फिजिक्स ऑनर्स वाला लिंक कहाँ मिल पाता है? फर्स्ट पार्ट का जीमेल पे भी कोई नोटिफिकेशन नहीं आया। मतलब ऑनर्स का जो एग्जाम मतलब ये ऑनलाइन क्लास होता है उसका लिंक कहाँ मिल पाता है? रजिस्ट्रेशन तो कर लिए लेकिन लिंक ही नहीं मिलता है। लिंक नहीं मिला है? नहीं मिला अभी तक। अच्छा हम बात करेंगे। lnmuc.in पे जाके पीडीएफ डाउनलोड करें, वहाँ पे लिंक दिया रहता है। ईमेल पर जो कंफर्मेशन आता है रजिस्ट्रेशन का उसमें सर कोई सा भी लिंक इनबिल्ड नहीं है भाई। वहाँ से तो पीडीएफ लिंक मिल गया पर अरे पीडीएफ डाउनलोड कर लो। हम लोग सर यूट्यूब पे लिंक कॉपी करके जुड़े हैं सर। रजिस्ट्रेशन हो गया है, वो लिंक नहीं काम कर रहा है इसलिए ना बोल रहे हैं। थैंक यू सर। हेलो गणेश बाबू हैं क्या? जी सर प्रणाम सर। गणेश बाबू हैं? प्रणाम सर। गणेश बाबू सर बोलिए ना। हेलो हाँ गणेश बाबू बोल रहे हैं। अच्छा ये बच्चा जो बोल रहा है आपको आइडिया है क्या फर्स्ट पार्ट फिजिक्स क्लास के लिए? बोल रहा है कि लिंक नहीं मिलता है। एक ग्रुप तो बना हुआ, उस ग्रुप में मतलब एक विनय सर हैं वो डील कर रहे हैं सर पूरा सर। है आइडिया तो है सर। अच्छा उसका लिंक तो उनका नंबर दीजिए ना सर, हम उनको बोलते हैं। ग्रुप का लिंक यहीं शेयर कर दीजिए। ग्रुप का लिंक यहीं पे शेयर कर दीजिए सब। इनके पास नहीं है, विनय जी करते हैं। वेबसाइट पर होगा ना, यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर तो होगा ना सर। वो तुरंत हो पाता है। आप उनका नंबर दीजिए। जी सर, अभी लाइव ग्रुप का लिंक शेयर कर दीजिए, सब बच्चे जुड़ सकते हैं। फिजिक्स डिपार्टमेंट से हो रहा है वो क्लास फिजिक्स वाला। हाँ हमको मैं पूछ के बता सकता हूँ कि हमको लगता है कि यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर, लेकिन लिंक अवश्य होना चाहिए। वेबसाइट पे है सर, है ना? है तो लिंक वेबसाइट पर लिंक सर lnmuc.in पे है सर। हाँ हेलो सर क्लास खत्म ना, एग्जिट कर दे। हाँ क्लास खत्म हो गया। थैंक यू सर।
तो सर एक डाउट है, प्लीज उसे कंफर्म कर दीजिएगा सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। प्रणाम सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर सर। ग्रुप में ऐड कर दीजिएगा सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। और सर थैंक यू सर। जो ये 26 तारीख तक जो क्लास चलेगा ये बीएस का ही क्लास चलेगा सिर्फ सर। हेलो क्लास का प्रोग्राम मिल चुका है आप लोगों को, देखिए उसमें लगातार क्लास चलेगा ये। सर हम लोगों को वो प्रोग्राम नहीं मिला है सर। ग्रुप में शेयर किया गया। साइट पर सब कुछ मिल जाएगा। वेबसाइट पर सब मिल जाएगा। साइट पे सब कुछ मिल जाएगा। कॉलेज के साइट पर भी होगा, कॉलेज को भेज दिया गया था अभी, कॉलेज को प्रिंसिपल को भेजा गया था, उसके साइट पर भी होगा। सोशल स्टडी का क्लास कब होगा सर? सब लिखा हुआ उसमें। सर CDRI भी है सिलेबस में सर, उसके बारे में नहीं बताइएगा? मेरा क्लास नहीं सीधा नहीं। ये देखो सोशल का टॉपिक बताते ये शेयर कर दिए, यही प्रोग्राम है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिनको जरूरत है। हाँ ले लीजिए। ये तो है ही, टेलीग्राम पे भी है, नेट पे भी है, मतलब वेबसाइट पे भी है। किसको नहीं मिला तो टेलीग्राम टेलीग्राम ग्रुप में सर कैसे ऐड हो? क्या लिंक सेम रहेगा कैसे की है? कोई टेलीग्राम का लिंक दीजिए। टेलीग्राम का कोई लिंक दो भाई। कोई टेलीग्राम का लिंक दीजिए यहाँ। टेलीग्राम पे एक ग्रुप है LNMU स्टूडेंट्स ग्रुप, उसमें आप ज्वाइन हो जाओ। LNMU स्टूडेंट्स ग्रुप। हाँ हाँ लिंक पे जो यहाँ पे तो बहुत दिखा रहा है। आप उसका शेयर कर सकते हैं। हाँ आप कर सकती है। व्हाट्सएप ग्रुप में कैसे ऐड होंगे? टेलीग्राम पे बस वो वाला मुझे मिल जाएगा। टेलीग्राम पे जो LNMU का ग्रुप है उसका लिंक शेयर कर दीजिएगा प्लीज। हाँ थैंक यू। हाँ जाए छी कनिक रुकू ना, कनि टेलीग्राम पे लऽ लै छियै।